हेलो बच्चों, तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अगला पार्ट दैट इज़ पार्ट 5th, जिसके अंतर्गत हम दो मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक है ईथर फॉर्मेशन, फिनॉल का किस परिस्थिति में ईथर बनेगा ROR टाइप का, दैट विल बी एरोमेटिक ईथर, और दूसरा है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, आज ये दो टॉपिक कंसल्ट करेंगे आपसे। और इस एस्टर फॉर्मेशन में दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, एक है फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड नेक्स्ट वन इज शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन। ये एस्टर फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आती हैं। फिनॉल के एस्टर फॉर्मेशन में फ्राइज पुनर्विन्यास और एक शॉर्टन बॉमेन अपक्रिया, ये दोनों डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट इट। तो अब सबसे पहले ईथर फॉर्मेशन देखेंगे। ईथर का मतलब क्या था बेटा? ROR है ना, ROR एल्कोहल से ईथर बनाते हैं आप, ये ईथर फॉर्मेशन, ये सिंपल ईथर है, एलिफेटिक ईथर। अगर एक तरफ एरिल ग्रुप लग जाए, एरिल ग्रुप इस तरह से, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ये हो जाता है एरोमेटिक ईथर। चूंकि फिनॉल हमारे पास रिएक्टिंग एल्कोहल है या रिएक्टिंग कंपाउंड है, तो रिएक्टिंग कंपाउंड अगर फिनॉल है तो ऑक्सीजन की एक तरफ क्या आने वाला है? बेंजीन रिंग या फेनिल रिंग। तो इसका मतलब जो ईथर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, एक एक करके देखें। पहला हम इसमें ले रहे हैं, अगर फिनॉल को NaOH या KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एरोमेटिक ईथर देता है, ये फिनॉल है। तो अगर फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो एरोमेटिक ईथर है। वास्तव में जो रिएक्शन है ये विलियमसन संश्लेषण टाइप की रिएक्शन है ना, विलियमसन सिंथेसिस टाइप की रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस या ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है? धातु का एल्कोक्साइड होता है, धातु का एल्कोक्साइड और उसके साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ROR मिल जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। अगर हम फिनॉल की, अब इसमें कुछ कैटेगरी हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, ये फिनॉल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे। आपको पता है फिनॉल का जो H+ अब बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आई एसिड है ये। तो यहाँ से मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज C6H5ONa और प्लस H2O, ये क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो पार्ट है ये बड़ी आसानी से एल्किल हैलाइड से सोडियम NaX का रिमूवल कर देगा। अब जैसे देखो, अगर इस सोडियम फिनॉक्साइड को आप RX से अपक्रिया करा दो, हमने उल्टा लिखा है, तो ये NaX अलग हो जाएगा, मिल जाएगा C6H5OR और प्लस NaX। यही है क्या? एरोमेटिक ईथर। यही क्या है बेटा? एरोमेटिक ईथर। अब R की जगह आप मेथिल लगा दीजिए, एथिल लगा दीजिए। देखिए एग्जांपल, इस C6H5ONa को हम रिएक्शन करा दे रहे हैं CH3I से, दैट इज आयोडोमेथेन, CH3I। तो क्या मिल जाएगा हमें? C6H5OCH3 प्लस NaI। अब ये क्या है? दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन या इसका एक दूसरा IUPAC नेम है, दैट इज एनिसोल। क्या कहते हैं बेटा इसको? एनिसोल। क्लियर? इसी में अगर हम C6H5ONa को अगर हम रिएक्शन करा दें ब्रोमोएथेन से, किससे? ब्रोमोएथेन से, तो अब जरा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से NaBr निकल जाएगा, ये मिल जाएगा C6H5OC2H5 प्लस NaBr। अब ये जो है C6H5OC2H5 ये है एथॉक्सीबेंजीन। क्या है बेटा? ये एथॉक्सीबेंजीन। एंड इसका, जैसे इसका नाम एनिसोल हम रख रहे हैं, इसका IUPAC में भी वर्जन यही है एनिसोल, इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिटॉल। क्या नाम हो जाएगा? फेनिटॉल। तो दिस इज दैट वाज एनिसोल, ये क्या है? फेनिटॉल। वैसे अगर नाम देंगे तो ये एथिल फेनिल ईथर या मेथिल फेनिल ईथर, साधारण नाम जो है वो एथिल फेनिल ईथर, और वहाँ क्या नाम हो जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर। यहाँ क्या नाम हो जाएगा बेटा? मेथिल फेनिल ईथर। तो एक तो ये तरीका है, जिससे हम ईथर फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो भी एरोमेटिक ईथर। ठीक, एक और तरीका देखो,
ले लीजिए फिनॉल की वास्प C6H5OH, ठीक है, फिनॉल की वास्प ले लीजिए और जिस एल्कोहल या जो आर लगाना चाहते हैं आप, यहाँ पर जो आर लगाना चाहते हैं उस एल्कोहल की वास्प ले लीजिए। तो हमने ले लिया फिनॉल की वास्प और यहाँ ले लिया हमने मेथिल अल्कोहल। इन दोनों के वास्प के मिश्रण को थोरिया का फार्मूला क्या होता है, THO2, थोरियम का ऑक्साइड है ये निर्जल होना चाहिए, ठीक है। इस थोरिया उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर दीजिए। अब आप चाहे थोरिया ले लीजिए या ये भी ले सकते हैं निर्जल एल्यूमिना, निर्जल Al2O3। तो चाहे आप निर्जल मतलब एनहाइड्रस विदाउट वाटर, तो एनहाइड्रस THO2 थोरिया ले लीजिए या एनहाइड्रस Al2O3 ले लीजिए। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर इन दोनों की वाष्प को प्रवाहित करिए। क्या मिलेगा आपको, C6H5OCS3 प्लस H2, यही है। ये क्या है, एरोमेटिक ईथर, दैट इज एनीसॉल। ये कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप एनीसॉल या एरोमेटिक ईथर बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी रिएक्शन में अगर आप फिनॉल की वाष्प और एथिल अल्कोहल की वाष्प C2H5OH, उसको भी ऐसे एनहाइड्रस THO2 एनहाइड्रस थोरिया उत्प्रेरक पर प्रवाहित करिए। गर्म है ये, प्रवाहित करेंगे तो मिल जाएगा आपको C6H5OC2H5 प्लस H2। व्हाट इज दिस, दिस इज फेनिटॉल, यही है बेटा फेनिटॉल। क्लियर। एक और तरीका हम बता रहे हैं जिससे आप एरोमेटिक ईथर बना सकते हैं। एरोमेटिक ईथर बनाने का एक तो ये तरीका था, दूसरा ये, और थर्ड पार्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप फिनॉल का क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम फेनॉक्साइड। अब वो NaOH भी हो सकता है और KOH भी हो सकता है। तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लीजिए फिनॉल का, ठीक। तो C6H5ONA या C6H5OK, दैट विल बी पोटेशियम फेनॉक्साइड या सोडियम फेनॉक्साइड। इतना ठीक है। इसके रिएक्शन करा दीजिए डाई एल्किल सल्फेट के साथ। डाई एल्किल सल्फेट मतलब R2SO4, डाई मेथिल सल्फेट या डाई एथिल सल्फेट के साथ रिएक्शन कराइए। देखिए जरा, ये फिनॉल है, इसको हमने क्षारक के साथ रिएक्शन करा दिया तो NaOH, तो ये हो गया क्या, C6H5ONA प्लस H2O, ये है सोडियम फेनॉक्साइड। इसी सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन बेटा आप करा दीजिए डाई मेथिल सल्फेट के साथ, डाई मेथिल सल्फेट, ठीक, या डाई एथिल सल्फेट। तो क्या मिल जाएगा आपको, C6H5OCS3 प्लस Na2SO4, ये मिल जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा, कर दीजिए, हो गया 2 टाइम्स, ये भी हो गया। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एनीसॉल। एक और दिखा सकते हो आप, C6H5ONA की रिएक्शन करा दो आप C2H5 इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल सल्फेट, ठीक है। सेम रिएक्शन C6H5OC2H5 प्लस Na2SO4, ठीक बेटा। ये फेनिटॉल, दिस इज फेनिटॉल, ये डाई एथिल सल्फेट और ये डाई मेथिल सल्फेट। तो ये रिएक्शंस हैं जिससे हम एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था, फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस के साथ एल्किल हैलाइड, एंड दिस इज द वर्जन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, उसी की टाइप की रिएक्शंस हैं। दूसरा है दोनों फिनॉल और दूसरा जो एल्कोहल है उसकी वाष्प को हमने निर्जल थोरिया या कह सकते हैं निर्जल एल्यूमिना उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर दिया, तो हमें एनीसॉल या एरोमेटिक ईथर लाइक दैट एरोमेटिक ईथर, ये भी एनीसॉल और फेनिटॉल दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपिल भी लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी लगा सकते हैं, तब आपको कंपाउंड इस तरह से मिल जाएगा C6H5OCS3 कहने का मतलब ये था कि अगर आप जैसा भी R लगाएंगे वैसा R आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी रिएक्शन था, डाई एल्किल सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और एज इट इज़ हमें एल्किल एरिल ईथर के डेरिवेटिव मिल रहे हैं, एल्किल एरिल ईथर के डेरिवेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं और वो है एस्टर फॉर्मेशन। अगला पार्ट जो है वो एस्टर फॉर्मेशन का है। अभी इसके पहले क्या देख रहे थे, ईथर फॉर्मेशन, और अब देख रहे हैं बेटा एरोमेटिक एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर का जनरल फार्मूला आपको पता है, RCOOR डैश, ठीक। इसमें 2 R हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक R
ये जो R डैश है ये ऑक्सीजन से अटैच है, और जो ऑक्सीजन से अटैच्ड R होगा ये कभी भी H के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतना जो है ना ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? एस्टर ग्रुप। ठीक बेटा, CO, लेकिन बोथ साइड्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो R लगा है वो H नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, या तो एल्किल होगा या एरिल होगा, एल्किल ग्रुप होगा या एरिल ग्रुप होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। हाँ, ये जो R है वो R जो कार्बन से अटैच है वो H भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर का सिंटेक्स आप जानते हैं कि नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसके नॉमेनक्लेचर का जो सेंटेंस है सिंपल, कार्बन छोटा हो, ये वाला कार्बन बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है पहले लिखा जाएगा एल्किल, अगर एरिल है तो एरिल लिखा जाएगा। उसके बाद इस कार्बन को इस कार्बन के साथ काउंट करेंगे, उसका एल्केन लिखेंगे। उसका क्या लिखेंगे बेटा? एल्केन। जितने भी कार्बन आए नाम के लास्ट में ई आएगा, ई हटा दीजिएगा, क्या ऐड करेंगे एज अ सफिक्स? OH। तो सिंटेक्स नॉमेनक्लेचर का सिंटेक्स क्या हो गया? एल्किल एल्केनोएट। और अगर एरोमेटिक है यहाँ पर तो हो जाएगा फेनिल एल्केनोएट। क्या हो जाएगा? फेनिल एल्केनोएट। ये क्या है? ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर? IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिंटेक्स है एस्टर का। अब आइए इधर, एस्टर फॉर्मेशन में यहाँ हम दो बातें करने वाले हैं। एक हिस्सा हम देखेंगे बेटा एसिलीकरण। क्या देखेंगे? एसिलीकरण। इसको हम एसिटिलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीकरण। इंग्लिश वर्जन में ये हो जाएगा एसाइलेशन और ये हो जाएगा एसिटाइलेशन। दोनों एक ही चीज़ें हैं, नॉमेनक्लेचर के आधार पे दो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, बट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। एक्चुअली ये जो ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, दैट पर्टिकुलर ग्रुप, इतना जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को कहा जाता है एसाइल ग्रुप। तो अगर आप एसाइल ग्रुप डिनोट कर रहे हो वही नाम है, तो प्रोसेस विल बी एसाइलेशन। और अगर इसी का दूसरा नाम भी है एसिटिल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? एसिटाइलेशन। तो एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, पहला हिस्सा एस्टर फॉर्मेशन में ये। अब एसाइलेशन और एसिटाइलेशन में हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे फिनॉल की? ये वाले कंपाउंड हमें मिले, तो इसके लिए एसिटिली कारक अभिकर्मक, या उसको कहते हैं एसिली कारक अभिकर्मक, मतलब जो एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा सकता है उसे ही हम बोल रहे हैं एसिटिली कारक। जैसे एल्कली कारक, ऑक्सी कारक, अपचायक होता है, वैसे ही एसिली कारक अभिकर्मक। तो एसिली कारक अभिकर्मक एसाइलेटिंग एजेंट दो होते हैं, एक है एसिटिल क्लोराइड। क्या है बेटा? एसिटिल क्लोराइड, एंड द फॉर्मूला इज CH3COCl, और दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आई बात? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CO का होल ट्वाइस O। तो दो कंपाउंड हैं या दो रिएजेंट हैं जो हाइड्रोजन को हटा करके एसाइल ग्रुप लगा सकते हैं। वन इज एसिटिल क्लोराइड एंड नेक्स्ट वन इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? अब इसी का दूसरा पार्ट जो हम देखेंगे इसमें वो है बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण। तो एक तो बेटा पहले ये देखेंगे डिटेल में और फिर बेंजोइलेशन देखेंगे, एंड दैट इज बेंजोइलेशन। समझ गए? ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? एस्टर फॉर्मेशन में। अब इसी में देखो अगला पार्ट, सबसे पहले एसिलीकरण में। अब इसमें हम दो हिस्से में देखेंगे, एक एसिटिल क्लोराइड के साथ देख रहे हैं और एक सोडियम या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देख रहे हैं। ठीक है, देखो फिनॉल को क्षारक मतलब NaOH या KOH की उपस्थिति में पिरीडीन के साथ या पिरीडीन के माध्यम में, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। फेनिल एसीटेट, एस्टर है ना, फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पर बेटा, ये पिरीडीन क्या है? पिरीडीन क्षारक है, ये है पिरीडीन बेस होता है ना, ये लुईस बेस होता है क्योंकि ये लोन पेयर दे सकता है बड़ी आसानी से, तो ये बेस होता है। आओ इधर, अब
ये जो मीडियम हमने यूज़ किया क्षारक की उपस्थिति में हमने कहा है, तो फिनॉल का हम बेसिक सोल्यूशन लेंगे जिसमें फिनॉल जो है एसिडिक H+ हो दे देता है, तो क्षार के साथ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा। आप देखो ये है C6H5OH, NaOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम फेनॉक्साइड, दिस इज C6H5ONa प्लस H2, ये क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड। क्लियर। अब इसी सोडियम फेनॉक्साइड का हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, ये है ONa, इसी की रिएक्शन करा दो एसिटिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो ये Na निकलेगा, यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, NaCl, और ये पोर्शन आ गया। ये कंपाउंड क्या है, फेनिल एसीटेट, क्या है, फेनिल एसीटेट, ये फेनिल और ये एसीटेट, और प्लस NaCl। अब अगर आप देखें तो IUPAC नेम अगर देखा जाए तो फेनिल हो गया, एल्केनोएट 2 कार्बन तो एथेनोएट हो जाएगा, तो हो जाएगा फेनिल एथेनोएट या फेनिल एसीटेट, कॉमन नेम हो जाएगा बेटा फेनिल एसीटेट। क्लियर। तो दिस इज द एस्टर। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन फिनॉल का है, और ये वाला जो COCH3 ग्रुप है ये एसिटिल ग्रुप का है। तो इसमें अगर आप देखें कि Na या अगर यहाँ फिनॉल का H समझें आप, तो H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, एसिटिल ग्रुप या एसिल ग्रुप के कारण हो रहा है। इसीलिए रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। ठीक है। इसी का एक दूसरा कंडीशन अब देखेंगे, फिनॉल को, अब इसके साथ हम देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो फिनॉल को सांद्र H2SO4 या सोडियम एसीटेट या आप ले लीजिए पिरिडीन ले सकते हैं, ठीक है, की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO का होल ट्वाइस के साथ क्रिया कराने पर वही फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये भी एक एस्टर फॉर्मेशन है, ये भी क्या है, एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो जरा कैसे, ये है C6H5ONa। अब हम अगर आप बेसिक मीडियम अगर हम करेंगे पिरिडीन के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ONa, जैसे ये बना था तो यहाँ हम ले रहे हैं ONa, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCH3, यही लिखा हुआ है, इसी को हमने ओपन कर दिया है। तो 2 टाइम हो गया CH3CO और बीच में आ गया O, रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में। ठीक है, पिरिडीन के साथ। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, Na और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, तो क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O फिर ONa, तो यहाँ निकलेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड ONa, दिस इज सोडियम एसीटेट। अब देखो जरा फेनिल के साथ O लगा हुआ, ये वाला पोर्शन इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OCOCH3, नाम क्या हो गया बेटा, फेनिल एसीटेट। क्या नाम हो गया, फेनिल एसीटेट। क्लियर। अब यहीं पर अगर आप फिनॉल लिए होते और यही रिएजेंट होता, यही रिएक्शन होता, तो यहाँ सिंपल क्या आता, CH3C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, तो यहाँ एज अ बाई प्रोडक्ट ये नहीं मिलता, फिर क्या मिलता है आपको, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगर फिनॉल लिए होते तब, अगर आप फिनॉल लिए होते और थोड़ा सा सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देते, तो आपको एज अ बाई प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट के बजाय क्या मिलता, एसिटिक एसिड, और साथ में जो मेन प्रोडक्ट मिलता वो क्या मिलता, फेनिल एसीटेट। तो ये है एस्टर फॉर्मेशन। क्या है, एस्टर फॉर्मेशन, जिसमें एसाइलेशन या एसिटाइलेशन दोनों का एक साथ डिस्कशन है। एसाइलेशन कराना है तो एसिटिल क्लोराइड द नेम, और अगर एसिटाइलेशन कराना है तो एसिटिक एनहाइड्रेट, दोनों रिएक्शन सेम है। और इन दोनों रिएक्शंस में अगर आप देख रहे हैं तो फिनॉल के H का जो प्रतिस्थापन है, इसका प्रतिस्थापन फिनॉल के OH का H प्रतिस्थापित किससे हो रहा है, CH3CO समूह के द्वारा, इसी समूह के द्वारा हो रहा है। और इस समूह को नाम क्या दिया जा रहा है, एसाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप। इसीलिए अवक्रिया को भी हम क्या कह रहे हैं, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। क्लियर। अब इसी के बेस पर एक दूसरा रीअरेंजमेंट है, इसी के बेस पर, एंड दैट इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। उसे देखते हैं। एसाइलेशन में या एसिटाइलेशन में ही ये आता है बेटा, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर। फ्राइज अ नेम
पुनर्विन्यास में आप जानते हैं पुनर्विन्यास ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक पदार्थ के जितने भी परमाणु या परमाणु समूह लगे होते हैं सब वही होते हैं, ना तो यहाँ से कोई नया परमाणु मतलब यहाँ से कोई परमाणु निकलता है और ना ही कोई बाहर से कोई परमाणु या समूह आता है। तो जितने एटम मेंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सब के सब रहेंगे वहीं, केवल उनका जो बॉन्डिंग का प्लेस है वो रीअरेंज करता है, पुनः व्यवस्थित होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स में कोई ना कमी होने वाली है ना ही कोई बढ़ोतरी होने वाली है, मतलब ना कोई ऐड करेगा ना ही कोई एलिमिनेट करेगा, ठीक है। केवल और केवल जितने एटम हैं सारे के सारे वही रहेंगे, केवल उनकी व्यवस्था बदलेगी जिसे हम कहते हैं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। इसको संधि विच्छेद करो, पुनः धन विन्यास मतलब पुनः व्यवस्थित होना, दोबारा व्यवस्थित हो जाना, ठीक है। तो फ्राइज पुनर्विन्यास में क्या है, हम ले रहे हैं फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। अब ये है OCO-CH3, इसको अगर आप निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के साथ गर्म कर दीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के साथ अगर हम गर्म करें तो इसका पुनर्विन्यास हो जाता है, रीअरेंज करता है ये, और मिलता क्या है। अब देखो ये हम इस कंपाउंड को यहाँ दिखा दे रहे हैं, रुको, OCO-CH3 वही लिखा है, केवल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमने कर दिया। अब देखो ज़रा, ये हो गया OH और ये हो गया CO-CH3, इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन C6H5COCH3 दैट पोर्शन इज नोन एज एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये कीटोनिक है और ये वाला हाइड्रोक्सी है, तो बड़ा ये हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब फिनॉल नहीं लिखा जाएगा, अब इसके बेस पे लिखा जाएगा ना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की जो वरीयता होती है वो OH से कहीं ज़्यादा होती है। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, या आप कह सकते हो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और उसके साथ साथ एक कंपाउंड और, इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया बेटा COCH3, ये क्या है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, और 4 वाली पोजीशन को क्या बोलते हो आप, पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक। तो आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन किससे मिला है, एसिटोफिनोन के रीअरेंजमेंट से मिला है, एसिटोफिनोन के रीअरेंजमेंट से मिला है ये, क्लियर। अब आप कह सकते हैं कि इसमें H कहाँ से आ गया, H जब एक प्लेस से हाइड्रोजन हटेगा तभी तो COCH3 यहाँ आएगा, तो यही वाला H यहाँ गया, ठीक है। इस पार्ट के अंतर्गत हम मैकेनिज्म नहीं बात करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट की, वो एक अलग नेम रिएक्शंस का जब वीडियो बनाएंगे तब हम बता देंगे आपको। अभी हम केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिनको एज इट इज रिएक्शन में बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए भी और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट से हमें क्या मिल रहा है, एसिटोफिनोन से डेराइव्ड कंपाउंड क्या मिल रहा है, आर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और दूसरा मिल रहा है बेटा 4 हाइड्रोक्सी या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये था, ये फेनिल एसीटेट, व्हाट इज दिस इज फेनिल एसीटेट, एसिटोफिनोन, तो ये क्लियर है। तो ये था एसाइलेशन या एसिटाइलेशन एस्टर फॉर्मेशन में। अब इसका दूसरा पार्ट जिसको हम नाम दे रहे थे बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण, बी पार्ट है बेटा बेंजोइलीकरण, वो देखो बेंजोइलेशन, ठीक है, बेंजोइलेशन। अब ये क्या होगा, कराइए रिएक्शन, फिनॉल को जलीय क्षार, वही NaOH या KOH, जलीय क्षार की उपस्थिति में इसको रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड, जलीय क्षार की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड। तो अगर एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो एसिटोफिनोन फेनिल एसीटेट टाइप का बन जाएगा। यहाँ हमें बेंजाइलेशन कराना है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, के साथ क्रिया कराने पर फेनिल बेंजोएट, यहाँ क्या था फेनिल एसीटेट इस केस में, और यहाँ क्या हो जाएगा फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। तो फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है, क्लियर। अब रिएक्शन देखो,
ये है C6H5OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, दैट मीन्स C6H5ONA और प्लस यहाँ से निकल गया वाटर, Na+H+ एक्सचेंज हो गए, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl, जैसे वहाँ क्या था एचिल क्लोराइड CH3COCl, ऐसे ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड। या एज अ रिएजेंट में आप pyridine ले सकते हैं, pyridine, ठीक है, pyridine लिया जा सकता है, pyridine एज अ बेस, ठीक है। NaCl हो गया, क्या मिल गया देखो C6H5O ये वाला, और फिर ये CO, ठीक। अब ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ लगा है फेनिल, तो नाम क्या होगा फेनिल, फेनिल। और इतना पार्ट बेंजीन के साथ लगा, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा बेंजोएट, जैसे एसीटेट होता है वैसे बेंजोएट, 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 ठीक। तो ये है फेनिल बेंजोएट, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं बेंजोइलेशन। खास बात, इसी अपक्रिया को कहा जाता है शॉर्टन-बोहमैन अपक्रिया, शॉर्टन-बोहमैन या बोहमैन अपक्रिया, ध्यान रखिएगा। शॉर्टन-बोहमैन अपक्रिया क्या होती है, जिसमें जो फिनॉल का सोडियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर हमें जो उत्पाद मिलता है वो है फेनिल बेंजोएट। और जो फेनिल बेंजोएट है ये एक टाइप का एस्टर है, दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग लगे हुए हैं, एस्टर है या एरोमेटिक एस्टर है। इसी रिएक्शन को नाम किया जाता है शॉर्टन-बोहमैन अपक्रिया, ये नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो दैट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शंस, क्लियर। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया एल्काइलेशन और साथ में डिस्कस किया जो एस्टर फॉर्मेशन था, एस्टर कैसे बनता है। तो एस्टर में भी एलिफेटिक एस्टर और एरोमेटिक एस्टर वो भी हमने देखे। ईथर जो शुरू में फॉर्मेशन था वही एल्काइलेशन जिसे हम बोल रहे हैं। तो ईथर फॉर्मेशन में भी एरोमेटिक ईथर, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन की एक तरफ तो फेनिल लगा ही लगा है, तो वो देखा हमने, ठीक है। तो दो पार्ट हमने कवर किए इसके अंतर्गत, एक ईथर फॉर्मेशन था और एक एस्टर फॉर्मेशन था, ठीक है बेटा। अगला जो पार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स। तो नोट्स प्रिपेयर करते रहें, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।